गुड आफ्टरनून बचाओ। कल वाला टेस्ट कैसा हुआ भाई? अच्छा, वो ब्लैक बॉडी के डले बोलेगा, रेडिएशन वाले। अच्छा, कितने? दो थे, चार थे? अच्छा, और भी होंगे, मतलब समझ गया मैं। वो आगे वाले पार्ट के कुछ क्वेश्चन होंगे, हाँ। टोटल चार थे। क्या किया फिर? वो अटेम्प्ट किए थे या छोड़ दिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ। हाँ भाई, क्या क्या करना था आज? एक्सरसाइज 0 सी पार्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बस एक ये ध्यान रखना है कि हीलियम जो है वो मोनोटॉमिक है ना, तो उसका गामा डिफरेंट हो जाएगा। बाकी जो मतलब एम डिफरेंट है वो तो है ही है। फिर ये जो थर्ड क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। सबसे पहले तो चलो ये बीसी ऑप्शंस देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनमें से कौन सा आएगा? या इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ एयर? देखो जो इसमें आप कंफ्यूज ऐसे हो सकते हो कि जब हम बल्क मॉडुलस लिखते हैं आप कहोगे कि बल्क मॉडुलस में तो प्रेशर आ रहा है ना? लेकिन हमें पता है कि डिनोमिनेटर में रो होता है, वो रो भी प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं करता, हमने देखा था कि सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब क्या हम फिर सी ऑप्शन कह सकते हैं कि ठीक है? नहीं, क्यों? वो तो रूट टी के प्रोपोर्शनल है, राइट? टी के प्रोपोर्शनल तो नहीं है। तो और तो आंसर तो इसका डी बन ही गया बच्चों। और ए का क्या रीजन है? आप समझो कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो मॉइस्ट एयर होती है, मॉइस्ट एयर का मतलब है जिसके अंदर वाटर है, राइट? और मैंने आपको बताया था कि लिक्विड में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है कंपेयर टू गैस।
राइट। तो इस कारण से मॉइस्ट एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू ड्राई एयर। ये बात समझ आ रही है बच्चों? मॉइस्ट एयर का एम छोटा होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। समझ गया मैं। लेकिन क्या होता है कि मतलब वो लॉजिक हम इतना एग्जैक्टली यहाँ लगा नहीं सकते, बिकॉज फिर मतलब ये नहीं कह सकते ना हम जरूरी कि फिर वो आइडियल गैस रहेगी कि नहीं रहेगी जो मॉइस्ट एयर है। तो दूसरा लॉजिक ज्यादा प्रॉपर है कि मतलब ये लिक्विड आ गया और लिक्विड में तो स्पीड बढ़ती ही बढ़ती है, राइट। ओके, और कोई क्वेश्चन? डन। एक्सरसाइज 1 बच्चों, ए पार्ट। 12th क्वेश्चन कि अगर वेव है तो कौन सी क्वांटिटीज आगे ट्रांसमिट होती हैं। तो बच्चों एनर्जी तो होती ही होती है, राइट। और अब मोमेंटम को कैसे सोचोगे आप? मोमेंटम भी होता है बच्चों, क्यों? क्योंकि कुछ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, राइट। अगर सिर्फ एनर्जी हो रही होती तो फिर हर पार्टिकल जैसे मर्जी जिस मर्जी डायरेक्शन में ट्रैवल करता। तो मोमेंटम वेक्टर है, तो इसी कारण से आगे वाली जो क्वांटिटीज हैं वो भी एक पर्टिकुलर मतलब पैटर्न में ही मूव करती। मतलब वैसे आप ये निकाल नहीं सकते। हम एनर्जी तो लिखेंगे आगे, हम एक्सप्रेशन बनाएंगे एनर्जी का कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मोमेंटम में मतलब जो मास होगा वो पार्टिकल्स का मास होगा। मतलब ये उस टाइप का कुछ बन जाएगा, समवॉट उस टाइप का, जैसे हम वो करते नहीं थे कि भाई लिक्विड मूव कर रहा है तो मूविंग लिक्विड ने एक दीवार के ऊपर कितनी फोर्स लगाई, कुछ ऐसा। फोर्थ क्वेश्चन, इससे बच्चों ये कंफ्यूजन हो सकती है आपको बस कि फ्रीक्वेंसी को क्या होगा। तो बच्चों लेट्स रिमेंबर कि फ्रीक्वेंसी जो होती है कोई भी वेव की, वो सोर्स पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप मीडियम चेंज करते भी हो तो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वेवलेंथ पे इफेक्ट आता। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। अंडरस्टूड? आगे। और कोई क्वेश्चन बच्चों ये पार्ट में? ये कैसे पता चला? सी फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब आप ऐसे सोचो कि जैसे हमने जो एस एच एम वाला केस किया था, जैसे कि पार्टिकल एस एच एम कर रहा है तो बाकी पार्टिकल भी एस एच एम कर रहे हैं। तो अब बाकी पार्टिकल भी एस एच एम वैसे ही करेगा ना जैसे आपका ओरिजिनल पार्टिकल कर रहा था।
तो जैसे हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन तो सेम ही कन्वे होनी है ना आगे, तो फ्रीक्वेंसी इज दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सर तो मतलब कि टाइम पीरियड आप कह रहे हो कांस्टेंट रहेगा। पर मतलब हर पार्टिकल ने एसएचएम जो करना है उसका टाइम पीरियड तो अलग है ना, हम तो वेव वाले टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो टाइम पीरियड वही बनता है ना, जितनी देर में एक पार्टिकल पूरा अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, उतनी देर में ही एक पूरी वेव आगे निकलती है। ओके सर। बी पार्ट बचाओ। ए पार्ट का 8th क्वेश्चन। सर बी पार्ट का 8th। लॉन्ग ए पार्ट के 8th है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है? साउंड है। स्ट्रिंग में हमें पता है ट्रांसवर्स होती है, तो बी नहीं है। डी, लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, ईएम वेव। ठीक है, तो इसमें तो ए आ जाएगा ना। वाटर वेव में वैसे दोनों होते हैं, मतलब बट ए इज तो बेटर चॉइस हो ही गई ना, ए तो पक्का ही पता है हमें। क्लास, अच्छा कुछ लोगों को शायद धोखा हुआ है ना। 2:30 बजे से थी भाई क्लास आज। मेरे साथ भी हुआ था सुबह वाली क्लास में। एक्सरसाइज 1 ए पार्ट 8th क्वेश्चन। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो क्लियरली साइन का फर्क है बच्चों, तो दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, और अब यहाँ पे तो यहाँ पे बच्चों अब आपको शायद फेज समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी। बताओ 8th क्वेश्चन में फेज कैसे बताओगे? फेज डिफरेंस मतलब कैसे सोचा था बच्चों आपने यहाँ पे फेज के बारे में? तो था कि नहीं बच्चों?
तो इसमें ना थोड़ा मतलब एक्चुअली स्पेसिफाइड होना चाहिए था कि वो जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या है, सेम एक्स है, डिफरेंट एक्स है, या क्या है। क्योंकि अगर आप, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फेज डिफरेंस के लिए हमने सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप सीधा सब्ट्रैक्ट करते हो तो आ, वो मतलब आपका आंसर 2kx बन गया ना। ऑपोजिट डायरेक्शन तो उससे, एक में ओमेगा टी माइनस के एक्स है, एक में ओमेगा टी प्लस के एक्स है, तो ये तो लिखवाया तो था मैंने। तो यहाँ पे मतलब फेज डिफरेंस ना हम सीधा निकाल ही नहीं सकते, तो इसका आंसर बस सीधा ए आ गया, वो बेस्ट चॉइस बन गई, ठीक है। और बताओ बच्चों इसमें। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सिर्फ पार्ट ए का 12x बता दो। बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि मोमेंट, जब बच्चों वेव, मतलब जो हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, तो उस इंफॉर्मेशन में डायरेक्शन का भी रोल होता है। अगर हम कहते हैं कि सिर्फ एनर्जी जा रही है, एनर्जी तो हमें फिजिकली तो समझ आ जाता है ना, कि भाई हाँ एक पार्टिकल मूव किया है, उसके आगे वाला भी अगर मूव किया है तो डेफिनेटली आगे एनर्जी गई है। लेकिन मोमेंटम को हम एकदम फिजिकली फील नहीं कर पाते कि मोमेंटम आगे ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। मैथमेटिकली तो निकल आएगा इक्वेशन से, बट दैट इज कॉम्प्लेक्स। फिजिकली हमने कैसे मोमेंटम को समझना है, वो ये है कि मतलब जब वेव आगे ट्रैवल करती है तो उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन का भी रोल होता है। ऐसा तो है नहीं कि सारे पार्टिकल्स जैसे मर्जी रैंडमली मूव करते हैं। अगर तो सिर्फ एनर्जी आगे के आगे ट्रांसफर हो रही होती, फिर तो हर पार्टिकल के पास पूरी लिबर्टी होती कि वो कैसे मूव करे, राइट। अगर पार्टिकल कुछ फिक्स तरीके से मूव कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्शन का रोल है। डायरेक्शन का रोल है तो उससे हमें आइडिया लग रहा है कि मोमेंटम भी आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है, हो गया क्लियर बच्चों? ट्वेल्थ फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फेज डिफरेंस दे दिया। फेज डिफरेंस क्या होता है? के डेल्टा एक्स 1 दे दिया तो उससे के निकल आया। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उससे वेव वेलोसिटी निकल आएगी। पार्ट ए का 12th क्वेश्चन एक बार फिर, क्योंकि जब वेव ट्रैवल करती है तो उसमें साथ में डायरेक्शन का भी रोल होता है, राइट। सिर्फ एनर्जी का रोल नहीं है। अगर तो सिर्फ एनर्जी होती फिर तो पार्टिकल्स सारे रैंडमली मूव कर रहे होते, बट सारे पार्टिकल्स आगे की आगे एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही मूव करते हैं। तो इसका मतलब कुछ डायरेक्शन का रोल है, और डायरेक्शन का रोल कौन लेके आता है? मोमेंटम, ठीक है। बी पार्ट, 12th क्वेश्चन बच्चों अभी छोड़ दो, अभी अभी पढ़ना है हमें। uh, 14th भी नहीं होगा अभी। Leave 12th and 14th for the timing. सी पार्ट बच्चों,
ये डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड नियरेस्ट रेयरफैक्शन का क्या मतलब हुआ बच्चों? कितना डिस्टेंस? हाफ वेवलेंथ है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट होता है ना, कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन। तो अगर तो कंप्रेशन से कंप्रेशन हो जाता तो एक साइकिल हो जाता, वो वेवलेंथ बन जाता। अगर कंप्रेशन से रेयरफैक्शन है तो वो आधा साइकिल, तो मतलब आधी वेवलेंथ। ये 11th में बच्चों मतलब जो ग्राफ है ना, वो मुझे पता नहीं आपके में करेक्टेड है कि नहीं, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? और ओके बच्चों, एक मेरे पास डाउट आया, मैं समझ गया हूँ ये, जैसे किस क्वेश्चन पे बेस्ड आया हो सकता है शायद, कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी है जिससे बच्चों मान लो बताना है कि वेव है कि नहीं है, और उसमें टी की टर्म नहीं है, मतलब मान लो ऐसे दिया हुआ है y इक्वल टू a साइन kx, लेट्स से, तो क्या ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है? बताओ बच्चों। इट्स नॉट अ वेव। देखो स्टेशनरी वेव तो आप सोचो ही मत, वो तो पढ़ा ही नहीं हमने अभी, स्टेशनरी वेव स्टैटिक वेव तो आपको पता ही नहीं क्या होता है, तो उस लाइन पे तो आप सोच ही नहीं सकते। वेव बताने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको समझाया था कि इट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म ऑफ x माइनस बी टी, तो यहाँ तो है ही नहीं टी वाली फॉर्म, तो ये तो वेव है ही नहीं, बस बात खत्म। आप में से 2-3 लोगों ने लिखा है कि स्टैंडिंग वेव या क्या, जो तो पता ही नहीं आपको, तो उस पर आप कैसे कमेंट कर रहे हो? और वो है भी गलत, मतलब डन। ओके ये बच्चों ओके, मेरे पास डाउट आया है कि क्या सर वेव स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है? बताओ इसका आंसर। बच्चों 3 गलत आंसर आए मेरे पास, ये एग्जाम्पल देख के आप दोबारा दो आंसर। हाँ भाई, जिसने डाउट पूछा है वो भी आंसर दो, और जिन्होंने पहले आंसर दिया था वो भी आंसर दो। तो वेव स्पीड कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। वेव स्पीड कब चेंज करती है? जब आपके मीडियम में कोई चेंज आता है, ठीक है। जैसे इस केस में हमारे मीडियम में टेंशन में चेंज आ रहा था, तो इसलिए वेव स्पीड चेंज कर, तो देयर इज नो सच रूल कि वेव स्पीड कांस्टेंट हो। जब हमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता, कुछ जनरल दिया होता है, तो हम वहां पे ये मानते हैं कि हाँ जी
मीडियम में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए हम वहां कांस्टेंट मानते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एक मीडियम में कांस्टेंट है, यहाँ पे तो मीडियम तो एक ही है, एक ही स्ट्रिंग है, तो मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, राइट। ऐसे ही मान लो साउंड है, तो अगर एयर में साउंड की बात करें हम, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो साउंड की स्पीड भी चेंज हो रही होगी। क्लियर बच्चों? ओके। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमें समझना है, जो हमारे टॉपिक का नाम है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। तो ये मैं आपको समझाता हूं। रिफ्लेक्शन का बच्चों मीनिंग क्या होता है? कि कि वेव अगर एक जगह पे टकरा रही है तो क्या होगा, राइट? तो हम एक बार एक देखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या होता है एक वेव के साथ, ठीक है। तो बच्चों ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन जैसे हमने पहले बात की थी कि एक वेव है जो लेफ्ट से राइट को जा रही है, ठीक है। ये राइट साइड पे जो वर्टिकल लाइन है वो एक तरीके से बाउंड्री है जहां से वेव रिफ्लेक्ट करती है। अब बच्चों वेव कैसे रिफ्लेक्ट करती है वो डिपेंड करता है कि आपकी बाउंड्री किस तरीके की, ठीक है। तो मैं जो सबसे पहले केस ले रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि हमारी जो बाउंड्री है वो फिक्स्ड एंड है, मतलब जो राइट साइड वाला हमारा एंड है जो इस वर्टिकल लाइन के ऊपर है वो एक फिक्स्ड एंड है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि इस केस में क्या होता है, फिर आगे समझते हैं। तो ये मान लो एक वेव आ रही है ऐसे, तो जो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया सबसे पहले एक तो कि जो वेव है वो मतलब कि जो राइट वाला एंड था बच्चों, वो एंड फिक्स रखा है हमने, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, वेव कैसे रिफ्लेक्ट होके आई है बच्चों वापस? मतलब पहले तो आप सिंपली मुझे ऐसे बताओ कि मतलब फेस चेंज ना बताओ, सिंपली ऐसे ही बताओ कि
मतलब किस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होगी? मैं बच्चों एक बार ना आपको थोड़ा सा दोबारा दिखाता हूँ। फिर थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। इसमें क्या है बच्चों कि ना मैथमेटिकली ये निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैं आपको फिजिकली दिखा रहा हूँ कि भाई रिफ्लेक्शन पे क्या हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये देखना है कि जो वेव का रिफ्लेक्टेड पार्ट बना जो कि ब्लू कलर से था, वो कैसे बन रहा है, मतलब किस लाइन के अबाउट उसकी इमेज बन रही है। आप देखो, तो बच्चों देखो, आप ना आप सबने जो आंसर दिया है वो सिर्फ एक्स एक्सिस दिया है, सिर्फ एक्स नहीं है। आप ये सोचो, ऐसे इमेजिन करो, 1 मिनट के लिए ऐसे इमेजिन करो कि जो रेड वेव का पार्ट आगे चला गया, उसके साथ क्या हुआ। एक तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट तो नीचे को पलट ही गया, क्या वो वाई एक्सिस के अबाउट भी पलटा है? तभी तो ये बना ना। ये मैं दूसरे फिगर में दिखाता हूं, आपको जरा समझ आ जाएगा। ये देखो, इमेजिन करो जो व्हाइट वेव का पार्ट आगे गया था, वो उसकी हमने पहले एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ली और फिर वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ली। Isn't it? तो रिफ्लेक्टेड वेव बन गई। क्या ये बात समझ आई बच्चों? ओके, अब बच्चों इसका एक लॉजिक भी समझते हैं कि ये ऐसे ही क्यों हुआ। इसको बच्चों बहुत ध्यान से समझना। जो बच्चों मैंने ब्लू पॉइंट दिखाया हुआ है, राइट, जो एक तरह से बाउंड्री पे है, क्या उस ब्लू पॉइंट पे दोनों वेव्स आ रही हैं? उस पे तो इंसिडेंट वेव भी है और उस पे रिफ्लेक्टेड वेव भी है, राइट। तो ब्लू पॉइंट की रिजल्टिंग मोशन कैसी होगी? ब्लू पॉइंट की रिजल्टिंग मोशन तो भाई उसको इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि वो रिफ्लेक्टेड वेव है या वो इंसिडेंट वेव है। ब्लू के पास तो दो वेव्स पहुंची, ये जो ब्लू पॉइंट है उसके पास बच्चों दो वेव्स पहुंच रही हैं। एक तो उसके पास व्हाइट वेव आ रही है और एक उसके पास रेड वेव भी आ रही है ना। तो जो ब्लू वाले पॉइंट की मोशन होएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? उन दोनों के कॉम्बिनेशन पे। ब्लू के पास व्हाइट वेव से भी इंफॉर्मेशन आ रही है और उसके पास रेड वेव से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट। एंड ब्लू को मूव करना कैसे है? जब हमने बोला हार्ड बाउंड्री है तो ब्लू को क्या करना है? ब्लू को तो रेस्ट पे रहना है ना, ब्लू पॉइंट तो मूव ही नहीं कर सकता। तो भाई एक्सक्यूज मी रिफ्लेक्टेड, सर। यस, सर आप जो कह रहे हो कि ब्लू पॉइंट पे दो वेव्स आ रही हैं, आप उस पॉइंट की बात कर रहे हो जब वो इंसिडेंट वाली रे है वो वाई एक्सिस को जस्ट टच करेगी? जस्ट टच नहीं, मतलब उस पर जाती जा रही है ना वेव, तो पीछे से कंटिन्यूअसली आ रही है। नहीं सर, जो ब्लू पॉइंट है उस पे तो वो बाउंड्री वाला पॉइंट है। उस पे तो सिर्फ तभी आएगी ना वेव जब वो बस एक बार टच कर रही है। उसके बाद तो जो पोजीशन आएगी उस उनका एम्पलीट्यूड ऊपर को जाता जाएगा फिर नीचे को। नहीं, टच तो हमेशा ही कर रही है ना ब्लू पॉइंट को वेव, कभी उसका कोई पार्ट कर रहा है कभी कोई पार्ट कर रहा है।
जैसे यहाँ देखो, यस सर। मतलब जो आपका जो राइट साइड वाली लाइन है, उस पे वेव तो हमेशा ही आ रही है ना कोई, मतलब आप लाइन की बात कर रहे हो या फिर एक पॉइंट की बात कर रहे हो? उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है। तो वो पॉइंट तो आप नीचे वाला मान रहे हो ना, कि वो पॉइंट भी मूव कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा, वो तो फिक्स्ड पॉइंट है। हमने यस हार्ड सर। बाउंड्री पे बोला कि वो पॉइंट फिक्स्ड है। यस सर। अब वो पॉइंट फिक्स्ड कैसे रहेगा? वो उस पॉइंट को फिक्स्ड रहना है, उसके पास कंटिन्यूअसली एक इंफॉर्मेशन आ रही है वाइट वेव की फॉर्म में पीछे से, जो उसको कह रही है कि मूव कर। ओके सर। राइट? तो ओके स्टिल सर। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि ब्लू पॉइंट मूव ना करे? अगर रेड वाला जो वेव है वो उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट इन्फो दे, कि जब उसको, जैसे यहां देखो बच्चों, यहां पे कलर चेंज हो गए, कि जो बिल्कुल राइट एक्सट्रीम वाला पॉइंट है उसके बारे में सोचो बच्चों, कि जब उस पे जब हम उस पे दिखा रहे हैं कि उस पे रेड का कुछ एम्पलीट्यूड बना हुआ है, उसका क्या मतलब है? कि रेड वाली वेव ने उसको कहा है कि कुछ मान लो 10 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, वहीं पे ब्लू वाली वेव का नीचे को बना हुआ है ना? तो इसका मतलब ब्लू वेव क्या कह रही है उसको, कि 10 सेंटीमीटर नीचे जाओ। इसीलिए तो ऐसा हुआ ना कि वो नेट जीरो पे रहा। ये बात समझ आई बच्चों? हाँ सक्षम, यस। तो हार्ड बाउंड्री का मतलब ही ये था कि उस पॉइंट को रेस्ट पे रखना, राइट? कि वो फिक्स्ड पॉइंट है, उसको वेव मूव नहीं करवा सकती। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि वो पॉइंट मूव ना करे, जब रिफ्लेक्टेड वेव इस तरीके की बन गई कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के जीरो बन जाए। क्या ये बात समझ आई बच्चों? तो जो डॉटेड वाला पार्ट है, जो व्हाइट डॉटेड वाला पार्ट है बच्चों, वो क्या डिनोट कर रहा है? वो एक तरीके से वेव का इमेजिनरी पार्ट है, जिसको हम माने कि आगे चला गया, है ना? उससे हमने रिफ्लेक्टेड वेव कैसे बनाई? कि पहले हमने उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली, फिर हमने उसकी वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली। क्या ये बात समझ आई बच्चों? अनुभव? तो बच्चों ये इट टर्न्स आउट कि जो मैंने आपको समझाया है, मैंने तो आपको ऐसे बोल के समझाया कि ये हार्ड बाउंड्री है, मतलब ये मूव नहीं कर सकती। हार्ड बाउंड्री का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता कि वो मूव ना करे, इसका मतलब होता है डेंसर मीडियम। क्लास 10th याद करो, डेंसर मीडियम का क्या मतलब होता है? जब आप लाइट में पढ़ते थे रिफ्लेक्शन, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, उसका क्या मीनिंग था? जहां पे लाइट की स्पीड कम हो जाए। है ना? तो यहाँ पर भी हार्ड बाउंड्री का मीनिंग वही है, कि इसका मतलब है
आप एक ऐसी बाउंड्री पे हो जिसकी दूसरी तरफ वेव की स्पीड कम हो जाएगी। तो ऐसी बाउंड्री से आपकी वेव रिफ्लेक्ट होती है इस तरीके से, जैसे मैंने शो किया। बच्चों एक मेरे पास डाउट आया है, आप कौन सी दो वेव्स का सम कर रहे हो ब्लू पॉइंट की मोशन को समझने के लिए? जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है। ये जो डॉटेड वाइट है, ये इसका कोई रोल नहीं है, ये तो असली में तो है ही नहीं, है ना। ये तो सिर्फ हमारे को रेड वाली वेव को बनाने में हेल्प कर रहा है और इसका कोई रोल नहीं। आई बात समझ बच्चों? वो तो एक इमेजिनरी पार्ट है जिसकी आपने रिफ्लेक्शन करवा के रेड वाला पार्ट बना लिया, जो असली में एग्जिस्ट करता है। ये हमने कंडीशन लगाई थी कि ब्लू पॉइंट मूव ना करे। हमने कहा था कि हमने ऐसी बाउंड्री ली जिस पे ब्लू पॉइंट मूव नहीं कर पाए। ये बात समझ आई? एंड बच्चों इसी बात को मैंने एक्सटेंड कर दिया कि यही तब भी होता है जब आप मतलब जो बाउंड्री है वो ऐसी ले लो, नहीं बच्चों, चलो बच्चों ये बात क्लियर करो, ये डाउट है। जो रेड वाली वेव है, क्या उसकी स्पीड कम होगी कंपेयर टू व्हाइट वाली वेव? नहीं, रेड वाली और व्हाइट वाली तो एक ही मीडियम में है ना, तो उनकी स्पीड तो सेम ही होगी। जो डॉटेड वाली व्हाइट है, जो इमेजिनरी है, उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर आपने एक वेव को एक ऐसी बाउंड्री की तरफ फेंका है जिसके बियॉन्ड उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वहां से वेव किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। तो जैसे हमने समझा कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट रिफ्लेक्ट होके वापस को आती है। क्या ये बात समझ आई बच्चों? मैं स्पीड वाला फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मतलब हार्ड बाउंड्री का क्या मतलब है? एक ऐसी बाउंड्री जिसके बियॉन्ड, हार्ड बाउंड्री मतलब वही क्लास 10th वाली डेंसर बाउंड्री, रेयर बाउंड्री वाली डेफिनेशन। कि हार्ड बाउंड्री का मतलब है कि उसके बियॉन्ड, इस फिगर के हिसाब से मतलब इस बाउंड्री के राइट साइड पे आपके डेंसर मीडियम है। आई बात समझ बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वाले की वेलोसिटी सेम है, मतलब स्पीड सेम है? हाँ, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की स्पीड सेम होगी। क्यों? क्योंकि वो तो उसी मीडियम में। तो सर जैसे आप कह रहे हो जो डॉटेड वाला है उसकी हाँ स्पीड कम होगी, हाँ, बट जैसे जैसे जो वाइट वाली वेव है आगे जाएगी वैसे वैसे ही तो वो डॉटेड वाला पार्ट भी मूव करेगा। हाँ, मतलब उसका मीनिंग तो बस ये है ना, जो डॉटेड वाला पार्ट है वो तो इमेजिनरी है ना, असली में तो वैसा कुछ है ही नहीं। उसकी स्पीड के बारे में कैसे बता रहे हो, समझा दो एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी वेव ऐसी होती जो लेफ्ट से राइट चली जाती, तो उस वेव की स्पीड कम हो जाती। क्यों? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा लेफ्ट साइड पे रेयर मीडियम है और ये राइट साइड पे
डेंसर मीडियम। एक बात समझो, असली में तो राइट पे कुछ गया ही नहीं, राइट। ये जो हमने डॉटेड दिखाया है वो तो सिर्फ इसलिए दिखाया है कि हम रेड वाले पार्ट को बना पाए, वो तो सिर्फ रेड वाले पार्ट को बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है, और कोई काम नहीं है उसका। मतलब अगर डेंसर मीडियम में कोई वेव मान लो गई होती तो अगर वो गई होती, डॉटेड हाँ वाले तो से कोइंसाइड तो नहीं करेगी ना ना फिर वो। ना ना। ओके सर। तो अगर कोई वेव डेंसर में जाती तो उसकी स्पीड कम हो जाती, डेंसर का मतलब ही ये होता है ना। ओके, मेरे पास डाउट आया कि सर रिफ्लेक्शन हो ही क्यों रही है। वही रीजन, रिफ्लेक्शन अगर नहीं होती तो ब्लू पार्टिकल तो कंफ्यूज हो जाता ना। ब्लू पार्टिकल को रेस्ट पे रखने के लिए रिफ्लेक्शन को तो होना ही पड़ेगा। ये मैं आपको, जो हमने बच्चों ये वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पर भी आप एक बात देख सकते हो। ये देखो, अब जैसे हमने राइट साइड वाले एंड को फिक्स कर दिया, अब एक बार देखना, अब आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव दिखेगी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो बिल्कुल राइट पे जो ग्रीन पार्टिकल है उसको फिक्स्ड रखना है। जब वेव बाकी सारे पार्टिकल्स में ट्रैवल कर रही थी वहां तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। अब ये जो सबसे राइट वाला पार्टिकल है उस पे कंस्ट्रेंट है कि उसको फिक्स्ड रखना है, तो उसको फिक्स्ड रखने के चक्कर में वेव को रिफ्लेक्ट होना पड़ता है। तो ये देखो, ये अब लिमिटिंग केस है, यहां से अब जो वेव है उसको ऐसे रिफ्लेक्ट होना पड़ा। आई बात समझ। ठीक है, अब बच्चों हम दूसरा केस करते हैं। अब ये देखो, ये मैंने अब बना दिया जब कोई कंडीशन नहीं लगाई। अब हमारा जो राइट मोस्ट वाला पॉइंट है ये भी मूव कर सकता है, राइट। अब यहां देखो क्या होता है। रिफ्लेक्शन यहां भी हुई, राइट, लेकिन अब यहां पे किस तरीके की रिफ्लेक्शन हुई। दोबारा देखो एक बार, केयरफुली ऑब्जर्व करना। बताओ अब क्या हुआ यहाँ पे। अब जो रिफ्लेक्शन हुई वो सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट हुई। लुक एट दिस अगेन। देखा बच्चों,
इस केस को बच्चों हम कहते हैं सॉफ्ट बाउंड्री। तो सॉफ्ट बाउंड्री में जो रिफ्लेक्शन हुई वो सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट हुई। क्या ये बात समझ आई बच्चों? तो एक बच्चों ऊपर ये भी लिखना है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेस चेंज आ गया। अच्छा, पहले ऊपर वाला लिख लो। तो ये पाई का फेस चेंज कैसे आया? ये आसान है कि जो पार्ट पॉजिटिव था वही नेगेटिव हो गया। मतलब अगर आपका पहले जितना y पॉजिटिव था, मान लो y आपका पहले +5 था, अब रिफ्लेक्टेड के लिए वही y -5 है। तो साइन वाले एक्सप्रेशन में आप कितना फेज ऐड करो कि वो साइन नेगेटिव में बन जाए? अगर आपका साइन फाई मान लो 5 है ना, तो अगर साइन ऑफ 5 + पाई कर देंगे तो वो -5 हो गया। ये बात क्लियर हुई बच्चों? ओके, ये नोट कर लिया। ओके, अब दूसरा केस है बच्चों सॉफ्ट बाउंड्री। सॉफ्ट बाउंड्री का मीनिंग होता है बच्चों डेंसर टू रेयर मीडियम। तो अब यहाँ पे बच्चों हमने दो बातें याद रखनी है कि एक तो ये कि इस केस में कोई फेस चेंज नहीं हुआ सॉफ्ट बाउंड्री वाले केस में, और इस केस में जो हमारा बाउंड्री वाला पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट डबल हो गई। राइट? अब ये डबल क्यों हुई है बच्चों, ये समझ आ रहा है? भाई y इंसिडेंट के कारण हुई, y रिफ्लेक्टेड के कारण हुई, तो नेट तो 2y हो गई ना। ऊपर वाले केस में क्या हुआ था? उसमें भी रिफ्लेक्टेड के कारण y तो थी लेकिन नेगेटिव में y थी, तो इसलिए नेट 0 हो गया था। बात समझ आई बच्चे?
ये पार्ट बच्चों थोड़ा सा ऐसा है कि अभी मतलब यहाँ पे इंट्यूशन नहीं बन रही कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा मानना ही पड़ रहा है कि हाँ जी ऐसा हो रहा है। टू में बच्चों जो आपकी रिजल्टिंग वेव है वही रेड वाली है जैसे पहले बनाई थी हमने, ठीक है। तो ये तो वही सेम इंफॉर्मेशन दे रही है ना जो आपकी इंसिडेंट वेव दे रही थी। इंसिडेंट वेव भी वाई ऊपर जाने को बोल रही थी, रिजल्टिंग वेव भी वाई ऊपर जाने को ही बोल रही है, तो इसलिए उसका फेज सेम बना। एंड क्योंकि वो y और y बोल रहे हैं दोनों, तो इसलिए नेट 2y हो गया। तो यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन जरूर हो सकती है कि भाई यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन क्यों हो रही है, यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी जो आपका पार्टिकल है ना। बट इट टर्न्स आउट कि हाँ, मतलब यहाँ पे अगर हमें पूरी इक्वेशन लिखनी होती रेड वाली वेव की, तो ऑब्वियसली जो व्हाइट वाली वेव है और जो रेड वाली वेव है उसमें ये फर्क आएगा ना कि अगर व्हाइट वाली में के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो रेड वाली में के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि उसका वो तो चेंज हो गया डायरेक्शन। एक्सक्यूज मी सर। सर फेज डिफरेंस निकालने के लिए तो हमें जो टाइम वाली टर्म है उसके साइन सेम रखने पड़ेंगे ना, ताकि वो कट जाए। क्या फेज डिफरेंस निकालने के लिए? सेकंड केस में जब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे तो क्योंकि हमारे पास डिफरेंट है साइंस, तो वो टाइम वाली टर्म तो कटेगी नहीं फिर। अच्छा, आप ऐसे कह रहे हो कि अगर एक के एक्स माइनस ओमेगा टी बन गई और एक के एक्स प्लस ओमेगा टी बन गई? यस सर। नहीं नहीं, उसको अभी रुक जाओ। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका रीजन ये है कि एक वेव का जो एक्स कोऑर्डिनेट शुरू हुआ है वो तो पीछे से हुआ है, लेफ्ट से, यस सर। और दूसरी वेव तो बननी ही यहाँ से शुरू हुई है, ब्लू वाले पॉइंट से। तो ओके उसका जो सर। एक्स कोऑर्डिनेट है वो डिफरेंट है। अभी फेज डिफरेंस के बारे में मत सोचो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अभी हम सिर्फ ये इस तरह समझें कि जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों की सेम कन्वे हो रही यस सर। है ना, कि जो व्हाइट वेव ने कहा था वाई ऊपर जाने को, तो रेड वेव ने भी वही वाई ऊपर जाने को बोला। तो मतलब जो रेड वेव बनी उसके फेज में कोई चेंज नहीं आया कंपेयर टू द व्हाइट वेव। ओके सर। हाँ बच्चों, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ये बच्चों जैसे मैं कह रहा था थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव लगेगा, लेकिन मतलब बस एज इट इज यूज होना है इसकी, और आपको कोई डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। इतना पार्ट ऐसे याद रखना पड़ेगा। मतलब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंसिडेंट वेव बनी हुई है, रिफ्लेक्टेड वेव दिखाओ, जैसे मैंने रेड वाली दिखाई हुई है। आपको फेस चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मतलब अभी हमारी लिमिटेशन क्या है कि मैं आपको ये मैथमेटिकली नहीं करके दिखा सकता, ये सारा कुछ इट बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स।
ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा बच्चों वेव सुपरपोजिशन। वेव सुपरपोजिशन का मतलब होता है बच्चों कि अगर एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वेव पहुंच जाए, जैसे जो हमने अभी जस्ट देखना शुरू भी किया था ना, जो हम ब्लू पॉइंट के लिए कह रहे थे कि वहां पे इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है, तो क्या होगा। तो अब हम उसी को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों वेव सुपरपोजिशन के अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है। हम जो फर्स्ट केस करेंगे उसको हम कहते हैं बच्चों एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो मतलब जो हमने अभी पढ़ा था वो इंटरफेरेंस में नहीं आया, क्योंकि वहां पे तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोजिशन कर रहे थे, राइट। यहां पे हम सेम डायरेक्शन में मानेंगे, और उसमें बच्चों हमारी एक कंडीशन है मेन, कि हम ये मानेंगे कि जो सोर्सेज हैं जो कंबाइन कर रहे हैं उनका सेम ओमेगा है और सेम के है, ठीक है। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम वेवलेंथ है, ठीक है। तो एक बार ये फिगर के ऊपर तक लिखो। कोहेरेंट की डेफिनेशन ही होती है कि जिसका सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम वेवलेंथ हो। मैं बच्चों इसका एक लॉजिक समझाता हूँ आपको, कि मतलब एक प्रैक्टिकल सा लॉजिक है, इससे बात समझ आ जाएगी आपको माइंड में। जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक है। क्लास में मान लो 50 बच्चे बैठे हैं, वो सारे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, है ना। कोई किसी से कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जैसे मान लो जो ब्रेक में होता है ना। तो कोई पर्सन जो क्लास के बाहर है उसको क्या फील होता है, वो क्या कहता है आके। मान लो आप स्कूल में शोर डाल रहे हो, कोई दूसरी टीचर आके क्या बोलती है, क्या टर्म यूज होती है। नॉइज, है ना, यू डोंट मेक नॉइज। तो नॉइज का क्या मीनिंग है कि जो पर्सन बाहर है ना, उसको सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है, उसको कुछ क्लियर कट नहीं सुनाई दे रहा, उसको नहीं पता चल रहा है कि कोई एक जना दूसरे से क्या बात कर रहा था। उसको एक ब्रॉडली एक शोर सा सुनाई दे रहा है ना, जिसको वो नॉइज कहता है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों। तो यहाँ पे एक तरह से आप सारे सोर्सेज ऑफ साउंड हो गए, आप अपना कुछ अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें बोल रहे थे, जिससे कि मान लो मैं आपका टीचर हूं तो मुझे बाहर सिर्फ नॉइज सुनाई दे रही है, मैं कुछ क्लियरली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब वर्सेस जब ऐसा होता है कि क्लास में मान लो आपने कहना है कि सर छुट्टी कर दो, तो आप क्लास में किस तरीके से कहते हो कि छुट्टी कर दो। क्या तब ऐसा होता है कि मान लो कि तब जब सबने इकट्ठे बोला और सेम वर्ड्स बोले, है ना, सबने बोला कि सर छुट्टी कर दो और सबने एक ही टाइम पे बोला, तो मुझे कैसे सुनाई देता है। क्या मुझे वो बात समझ आई, है ना, और मुझे वो बात जोर से भी सुनाई दी।
राइट? तो हम अभी जो केस पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ये सेकंड वाला केस, ठीक है, जहां पे मुझे बात क्लियरली समझ आई थी। वो बात क्लियरली समझने के लिए क्या कंडीशन थी कि आप सारे सेम बात बोलो और सेम टाइम पे बोलो, इजंट इट? उसी का इक्विवेलेंट एक तरह से यहां पे हो गया कि सोर्सेस का सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम वेवलेंथ। तो जब ये सेम प्रॉपर्टीज होती हैं तो उन सोर्सेस को जब मिक्स करते हैं तो कुछ मीनिंगफुल बनता है। दूसरे केस में भी मिक्स होके कुछ तो बनता है, लेकिन दैट इज नॉइज, जो कि हमें समझ नहीं आती। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो हमने ये कंडीशन इसलिए लगाई है ताकि जो मिक्स करके बने वो कुछ मीनिंगफुल बने, ठीक है? तो मान लो बच्चों ऐसा कुछ हो रहा है कि एक सोर्स S1 है, वहां से एक वेव पॉइंट P तक पहुंच रही है, और एक सोर्स S2 है, वहां से भी एक वेव पॉइंट P तक पहुंच रही है। तो S1 वाली जो वेव है उसने X1 ट्रैवल किया, S2 वाली जो वेव है उसने X2 ट्रैवल किया। मुझे फिगर में आपको देख के ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो अलग अलग डायरेक्शंस हो गई। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि मतलब क्लियरली दिख जाए। इसका मीनिंग यही है कि दोनों ही राइट में जा रही है, ठीक है बच्चों? तो अब पॉइंट P पे बच्चों वेव 1 के कारण क्या इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, वो हम उसकी इक्वेशन से ऐसे लिख सकते हैं कि y1 इज इक्वल टू a1 sin kx1 माइनस ओमेगा t प्लस y1। है ना? ऐसे ही उस पे जो वेव 2 से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो हम y2 से पहुंचा देंगे। वो बन गया y2 इज इक्वल टू a2 sin kx2 माइनस ओमेगा t प्लस y2। अब बच्चों एक बात यहां पे समझनी ये जरूरी है कि मैंने t सेम क्यों लिया और x अलग क्यों लिया, एक बार सोचो लॉजिकली। क्योंकि पहुंच तो एक ही टाइम पे रही है, या फिर हम ऑब्जर्व तो एक ही टाइम पे कर रहे हैं, राइट? लेकिन दोनों ने ट्रैवल अलग अलग किया हुआ है। राइट? इट इज एज गुड एज सेइंग कि iQuest पे आप सारे 250 पे पहुंचे, राइट? अब कोई कम ट्रैवल करके आया, कोई ज्यादा ट्रैवल करके आया, isn't it? ओके, तो अब रिजल्टिंग क्या बन गया, y1 प्लस y2। तो बच्चों अगर आप एक तरह से सोचो, ये सॉर्ट ऑफ बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे हमने सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में पढ़ा था। वहां भी तो ऐसे हमने दो एसएचएम्स को कंबाइन किया ही था, जब हमने कहा था कि हमने केस बनाए थे कि सेम फ्रीक्वेंसी है या अलग फ्रीक्वेंसी है। याद है बच्चों जहां पे मैंने आपको कहा था कि सेम वेक्टर्स वाला रिजल्ट लग गया। तो सेम बात ही बच्चों यहां पर भी हो जाती है कि इस केस में भी जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बन जाता है वो वही वेक्टर वाला रिजल्ट बन जाता है, a इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। ठीक है, जहां पे डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस में ओमेगा टी वाली टर्म तो कटी गई, बस बाकी टर्म बची। हाँ मनशिका।
सर यहाँ पे जो आपने टी पुट किया है वो कौन सा टी है? टी है मतलब जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो वाला टी। सर अगर ओमेगा सेम हो गया और के सेम हो गया तो वेव वेलोसिटी सेम हो गई दोनों की, तो वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगी ना? बिल्कुल ठीक। पर क्या है कि ये कंटिन्यूअसली जा रहा है। मतलब आप ऐसे मत सोचो कि जो मतलब इट इज नॉट लाइक कि हाँ S1 से हमने एक बॉल फेंकी और S2 से एक बॉल फेंकी है ना, वो दोनों तो इकट्ठे पॉइंट P पे नहीं पहुंचेंगी। अब तो क्या हो रहा है कि आप S1 से इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली भेज रहे हो और आप S2 से भी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली भेज रहे हो, तो किसी भी टाइम पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो दोनों से ही पहुंच रही है ना। सर यहाँ मतलब टाइम कौन सा है, एक बार दोबारा बता दो। टाइम है मतलब टाइम एक कोई भी इंस्टेंट टी है। मतलब जब भी आपने मतलब मान लो आपने पहले कभी एक स्टॉप वॉच T=0 पे स्टार्ट की थी, जब आपने अब कोई भी एक जनरल टाइम टी देखा वो वाला टाइम है। मतलब ये टाइम ये नहीं डिनोट कर रहा अ, कि ये टाइम कोई S1 से P तक जाने का टाइम है या S2 से P तक जाने का टाइम है। टी तो ओके सर, किसी भी इंस्टेंट का टाइम है ना। ओके सर, अंडरस्टूड। हाँ बच्चों यहाँ तक क्लियर है? तो बिल्कुल सेम ही रिजल्ट है SHM वाला। ठीक है, तो जनरली क्या होता है बच्चों, φ1 φ2 तो जीरो ही होता है, तो आपका डेल्टा फाई के डेल्टा एक्स ही होता है जो हम यूज करते भी आ रहे थे, राइट। बट अगर स्पेसिफिकली कहीं दिया हो तो आप उसको पुट करोगे फेज डिफरेंस में। क्या बच्चों यहाँ तक समझ आ गया? ओके। अब बच्चों वेव्स में हम एक टर्म यूज करते हैं नोन एज इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिकल टर्म है कंपेयर टू एम्पलीट्यूड। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर लाइट के केस में हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता होगा बच्चों? ब्राइटनेस। ठीक है, ऐसे ही जब आप साउंड के केस में इंटेंसिटी की बात करते हो उसका क्या मीनिंग होगा? वॉल्यूम, कम साउंड या ज्यादा साउंड, लाउडनेस, राइट। तो इंटेंसिटी एक थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिकल टर्म है जिसमें हम बात करते हैं। तो ये जो इंटेंसिटी होती है, अभी हमें कुछ और नहीं जानना, ये होती है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा इज वही फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो आप कि जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है, उसका काम फिलहाल सिर्फ इतना है कि आप जो ऊपर वाला आपका एक्सप्रेशन है उसको इंटेंसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, तो वो ये बन जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स तो सारे कट ही जाएंगे, तो अपना सीधा सीधा ये इंटेंसिटी का रिजल्ट बन के आ जाएगा। सर हम्म
सर जो सी वेव की एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट होएगी। वेव जो एनर्जी आगे भेज रही है, मतलब उसकी अपनी एनर्जी है जो सी आगे भेज रही है वो हमेशा कांस्टेंट होएगी। नहीं, वो भी डिपेंड करता है बहुत सारे केसेस पे, अभी नहीं उस चीज पे आप कमेंट कर पाओगे। ओके सर। मतलब वो भी मीडियम पे डिपेंड करता है, अगर मीडियम में चेंज आएगा तो जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो भी चेंज हो सकती है। सर अगर सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है हाँ फिर से। तो सर इंटेंसिटी भी हमेशा कांस्टेंट ही होएगी। हाँ तो सर हमें दूर जाते जाते फिर आवाज कम क्यों सुनाई देती है। वही, क्योंकि मीडियम में वो हो जाती है ना, फ्रिक्शन आ जाती है, जिसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, हम तो आइडियल मीडियम मान रहे हैं। ओके सर। अभी तो वी आर इग्नोरिंग थिंग्स लाइक एयर रेजिस्टेंस एटसेट्रा, राइट। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके अब बच्चों इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड, ये जो हमारा इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है, हम इंटरफेरेंस को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और एक को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कुछ बनना, मतलब जहां पे इंटेंसिटी बढ़ रही हो या फिर जहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा हो। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है उल्टा, कि जहां पे कम हो रहा हो, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब है समवॉट लाइक दिस, जहां पे दोनों वेव्स इस तरीके से पहुंच रही हो कि आप जस्ट इमेजिन करो फॉर अ मिनट कि दोनों की पीक्स इकट्ठी बन रही है। तो क्या होगा कि मान लो एक वेव ने कहा कि 4 मीटर ऊपर जाओ, दूसरी वेव ने कहा 2 मीटर ऊपर जाओ, तो पार्टिकल रिजल्टिंग कितना गया, 6 ऊपर गया, है ना। यहीं पे उल्टा सोचो कि अगर एक वेव कहे 4 ऊपर जाओ, दूसरी वेव कहे 2 नीचे जाओ, तो नेट कितना मूव किया, फिर 2 ही मूव किया। ये बात समझ आई बच्चों? राइट। तो उसके हिसाब से हम 2 में ब्रेक कर देते हैं। तो ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देख के मुझे बताओ बच्चों, कब ऐसा हो जाएगा कि दोनों की पीक्स इकट्ठी बन रही होंगी वेव्स की, मतलब डेल्टा फाई की क्या वैल्यू हो, कॉस डेल्टा फाई क्या हो। अगर कॉस डेल्टा फाई 1 हो जाएगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। एंड मिनिमम कब हो जाएगी, 0 नहीं, -1, है ना। कॉस में तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब तो कॉस डेल्टा फाई होने का मतलब फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, और -1 के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। बच्चों समझ आया? अब फेज डिफरेंस बच्चों 2n पाई है, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, अगर हम फाई 1 फाई 2 को 0 माने, मतलब फेज डिफरेंस को k डेल्टा x के इक्वल माने। तो हम k डेल्टा x को पुट कर देंगे एज 2n पाई।
तो उससे आपका डेल्टा एक्स जो है बच्चों देखो n लैम्डा बन जाएगा, चेक करो पुट करके। समझ आया क्या किया हमने? बस वो पुट कर दिया, फेज डिफरेंस इक्वल टू k डेल्टा एक्स, तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यूज आ गई। सो वी कैन सी कि जब डेल्टा एक्स लैम्डा के मल्टीपल्स में है तो कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, और जब वो लैम्डा बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स में है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इस केस में बच्चों एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा जब कॉस डेल्टा फाई को 1 डालेंगे? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया ना, फिर उसका रूट हो गया। तो एक केस में एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 हो गया, दूसरे केस में माइनस में हो जाएगा, बट हम उसके साथ मॉड लगा देते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये आया समझ बच्चों? और इसी को इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, तो इंटेंसिटी क्या बन गई देखो, I इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट I1 I2, मतलब कितनी हो गई है? ये रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर बन गई ना, और ऐसे ही राइट हैंड साइड पे रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर बन गई। एक बार इसको ध्यान से रिव्यू करो बच्चों दोबारा, और देखो अगर कोई भी डाउट है। ये मैंने डायरेक्टली बताया है इंटेंसिटी वाला एक्सप्रेशन, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ बच्चों, एनी डाउट? Excuse me, sir. हम्म Excuse me, sir. हम्म सर जहाँ ऊपर इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है उससे ऊपर आपने लिखा है जनरली phi1 इक्वल्स phi2 इक्वल 0, हम्म। तो यहाँ पे phi1 माइनस phi2 को
नहीं जनरली जीरो नहीं वो लेते भी जीरो या होता दोनों है, को ही जीरो लिया? दोनों ही जीरो लिए हैं, मतलब नॉर्मली आपको ये जीरो ही दिए होते हैं, सिर्फ kx और माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में इक्वेशन दिए होते हैं। ये बात समझ आई बच्चों? तो यस बच्चों, व्हाट इट मींस इज कि अगर a1 इक्वल टू a2 होगा तो रिजल्टिंग क्या बन गया, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो मतलब जीरो हो गया। तो विच मींस कि प्रैक्टिकली वी आर सेइंग कि दो सोर्स आपने बल्ब एक के दो जला दिए लेकिन आपको कोई लाइट नहीं मिली, अंधेरा रह गया। इज इट पॉसिबल? इट्स पॉसिबल, बल्ब के केस में नहीं है, बट हाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हुआ बच्चों, एक बार दोबारा सोचो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस कि इट इज पॉसिबल कि अगर आप एम्पलीट्यूड सेम ले लो a1 इक्वल टू a2 तो कि आप सो कॉल्ड तो आप दो सोर्सेस से ले रहे हो इंफॉर्मेशन, बट आपकी नेट इंफॉर्मेशन जीरो हो गई। मतलब इन अ वे कि आपने दो बल्ब चलाए हैं और लाइट ज्यादा होने की जगह लाइट खत्म हो गई, राइट? या आपने स्पीकर्स एक की जगह दो लगा दिए लेकिन आपको आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही। ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल सोच सकते हो आप प्रैक्टिकल जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यूज करते हो? आजकल आपने सुना होगा बहुत जगह लिखा नहीं होता नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स, वो क्या करते हैं? मतलब उनका क्या बच्चों क्लेम टू फेम होता है कि भाई आप वो ईयरफोन्स लगा के अगर गाना सुन रहे हो तो आपको सिर्फ गाना सुनाई देगा, आपको उसके आसपास और कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगी। इजंट इट? तो वो क्या कर रहे हैं ईयरफोन्स, वो यही कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं कि वो एनालाइज कर लेंगे कि मतलब इतनी उनमें स्मार्टनेस है कि वो ये रियलाइज कर लेते हैं कि भाई काम की साउंड कौन सी है जो म्यूजिक वाली है और यूजलेस साउंड कौन सी है। ठीक है, तो वो जो यूजलेस वाली साउंड है वो उसके अंदर एक ऐसे रेड वेव मिक्स कर देंगे, उल्टी वेव मिक्स कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो खत्म हो गई। आ रही है बात समझ बच्चों? तो इट इज पॉसिबल कि आप दो साउंड्स को मिक्स करके जीरो साउंड कर दो या फिर दो लाइट्स को मिक्स करके जीरो लाइट कर दो। लाइट वाला एग्जांपल आपका बच्चों 12th में आएगा, अभी उसको नहीं समझ पाओगे आप। साउंड वाला मैं आपको अभी बच्चों एक और एग्जांपल भी दूंगा। आइडिया लग गया थोड़ा सा बच्चों कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का? ओके, तो अब एक बार ये समझते हैं बस बच्चों कि जो मैंने बल्ब वाला एग्जांपल दिया था, है ना, कि जो मैंने कहा था कि दो बल्ब चलाए तो अंधेरा क्यों नहीं हो जाता,
तब तो हम हमेशा यही देखते हैं कि लाइट बढ़ती ही है थोड़ी सी, है ना। तो क्या होता है बच्चों कि जो अगर आप बल्ब चलाते हो तो वो बल्ब्स जो है वो कोहेरेंट नहीं होते, ठीक है। चाहे आप कहोगे कि हाँ आपने सेम कंपनी का खरीदा है, सब कुछ सेम है, इकट्ठे खरीद के लाए थे मार्केट से, स्टिल उनका ओमेगा और के जो होता है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए उसके ऊपर ये वाला कंसेप्ट नहीं चलता। आई बात समझ बच्चों? तो एक बार ये भी समझ लेते हैं कि जब इनकोहेरेंट होते हैं सोर्सेस, ओके, चलो बच्चों मेरे पास डाउट आया कि क्या हम ऐसे बल्ब बना सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं, आप नहीं बना सकते। दूसरा है कि फिर इको में आवाज क्यों आती है, बताओ बच्चों। सी इको में तो क्या होता है कि आप एक बार बोलते हो, है ना, वही आवाज आगे गई और फिर कहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, वहां पे दो वेव्स नहीं मिक्स हो रही, राइट। तो वो केस इंटरफेरेंस वाला नहीं है। तो बच्चों क्या होता है, जो इनकोहेरेंट सोर्सेज होते हैं ना, उसमें फॉर्मूला तो यही होता है A1² + A2² वाला, लेकिन उसमें जो ये डेल्टा फाई की टर्म होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होती। तो फिर उससे क्या होगा अगर ये डेल्टा फाई की टर्म चेंज होती रहेगी तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज करती रहेगी -1 से 1 के बीच में, राइट। तो वहां पे हमारे को जो सुनाई देता है वो उसका एक एवरेज टाइप सुनाई देता है। कॉस का एवरेज क्या होता है, अगर हम उसका मतलब, अब क्योंकि वो वैल्यू तो हर इंस्टेंट पे चेंज कर रही है तो इसलिए हम उसका एक एवरेज ले लेते हैं। अब बच्चों कॉस का एवरेज क्या होगा, 0, एक पूरे साइकिल में अगर हम सोचें, क्योंकि वो आधा टाइम पॉजिटिव है आधा टाइम नेगेटिव है, तो जब ऐड करेंगे तो सम 0 ही बन जाएगा ना। तो इसलिए उस केस में हम कह देते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो सिंपली A1² + A2² ही रह गया, और लाइकवाइज जो इंटेंसिटी है वो सिंपली I1 + I2 ही रह गई। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ अ बल्ब, है ना, कि अगर आपने 2 बल्ब चलाए तो आपको ज्यादा ब्राइटनेस मिल गई क्योंकि इंटेंसिटी सीधा ऐड हो गई। बच्चों अभी है आपकी क्लास? नहीं है ना। तो बच्चों इसको एक बार फिर समझ लो, ये डेल्टा फाई चेंज क्यों होता रहेगा। देखो आप जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था बच्चों हमारा, यहाँ पे अगर आपका ω1 ω2 अलग होंगे लेट से, तो आपके डेल्टा फाई वाली जो टर्म है उसमें एक ऐसी टर्म भी आ जाएगी ना, ω2 - ω1 × t टाइप्स, कोई ऐसी टर्म बन जाएगी ना अगर ω1 ω2 अलग अलग होंगे, फिर तो t वाली टर्म कैंसिल ही नहीं होगी, राइट बच्चों। और t वाली टर्म कैंसिल ना होने का क्या मतलब है, कि जो डेल्टा फाई है वो चेंज करता रहेगा,
आई बात समझ बच्चों? ओके, ये बच्चों एक एग्जांपल ट्राई करूं। निकालो बच्चों फटाफट। जसराज, वेरी गुड। अभी तक सिर्फ एक का आंसर ठीक है।
ना, और सबका गलत है। तो यहाँ तक लिखा होगा एक तो आपने सबसे पहले, है ना, कि जो I1 है वो प्रोपोर्शनल टू a² ओमेगा स्क्वायर हो गया, I2 जो है वो प्रोपोर्शनल टू 16a² इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो वो 64a² ओमेगा स्क्वायर हो गया, है ना। अब उसके आगे ध्यान से देखो, सब वही एक गलती कर रहे हो। हाँ देविक, देखो भाई देखो, नहीं वो चक्कर नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी वाला चक्कर नहीं है। ये सोर्सेस कोहेरेंट हैं बच्चों? फिर ऊपर वाला तो लगाना ही नहीं था ना, √I1 + √I2 होल स्क्वायर वाला। जब इनकोहेरेंट है तो क्या होगा? फिर तो मैक्स मिन सब सेम ही है, I1 + I2 ही तो है, राइट। तो आंसर क्या बनेगा? 1। क्या समझ आया बच्चों? आपको जान के कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया जाता है। जसराज ऐसे ही किया था आपने? ओके गुड। तो ये चेक करना बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्या कोहेरेंसी वाली कंडीशन। मोहक होती है रिफ्लेक्ट, किसने का नहीं होती? आप पढ़ते नहीं वो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर? हाँ, एक पर्टिकुलर केस में नहीं होती जो TIR होता है, अदरवाइज तो हो ही सकती है। सर वो तो रिफ्रैक्ट नहीं हो जाती। हाँ, रिफ्रैक्ट का मतलब यही होता है। आप कह रहे हो कि रिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल होती है, वो आप उसको पढ़ते नहीं हो जब आप लगाते हो, मतलब आप उस टाइम पे सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे होते हो, लेकिन लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है। ओके सर। हाँ बच्चों, ये आ गया सबको समझ? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। एक्सक्यूज आपका मी सर। हम्म सर जो आपने रिफ्लेक्शन वाला केस करवाया था, हार्ड बाउंड्री वाला, हम्म और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, हम्म उनमें क्या फ़र्क है ये समझ नहीं आया। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन वाला केस है उसमें भी तो वो वेव कंप्लीटली अपोजिट इंफॉर्मेशन ही दे रही है जो पॉइंट है उसको, बिल्कुल। और डिस्ट्रक्टिव में भी हमारा मतलब वो कट जाते हैं, तो एक ही बात हुई है दोनों की। नहीं, वो मतलब बाई चांस एक स्पेशल केस हो गया जहाँ पे सेम बात हुई, लेकिन हम आगे देखेंगे कि ये दो अलग बातें हैं, है ना। मतलब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना तो ये है कि बस वेव टकरा के आई,
मतलब सर जो ये हो गया कि A1 इक्वल्स A2 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और हाँ दूसरा केस हो गया कि हार्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रही है, ये दोनों सेम चीज, सेम केस ही हो गए ना ये तो दोनों चीजें। फिर बोलो A1 इक्वल टू A2। एक तो ये वाला केस हो गया डिस्ट्रक्टिव वाला कि A1 इक्वल्स A2 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है हमारा, और एक केस हो गया जो आपने वो करवाया था हार्ड बाउंड्री वाली रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों केसेस तो सेम ही हो गए ना हमारे। हाँ हाँ वो सेम है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब भाई बस एक ये केस बन गया सेम, वैसे कोई इनमें वो नहीं है सिमिलैरिटी। हाँ हाँ राइट। ओके सर। मतलब आप हाँ इतना कह सकते हो कि मतलब क्योंकि अब हम ये पढ़ चुके हैं तो यस कि ये वाला जो केस था यहाँ पे ये जो बाउंड्री वाला पॉइंट है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रहा है, राइट। तभी ऐसा है कि जो ब्लू वाला पॉइंट है वो मूव ही नहीं किया। तो यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। राइट, इवन दो वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक ये मतलब एक स्पेशल केस है। अभी उसको जनरलाइज करके हम मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जैसे हमने आज पढ़ा ऐसी सुपरपोजिशन जहाँ पे मतलब वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तो क्या होगा। राइट बच्चों, ये क्लियर हो गया? तो आपने बच्चों नेक्स्ट क्लास में ये 0-1 का डी पार्ट करना है, ठीक है? वो आयुष मैं अभी देख के बताऊंगा कि क्या सीन है। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय। बच्चों इसको प्लीज साथ साथ में रिवाइज करना वेव्स को, है ना, क्योंकि थोड़ी सी नई चीजें ज्यादा हैं इसमें, है ना। एक बार कर लोगे साथ के साथ वो माइंड में बैठ जाएगी, नहीं तो फिर छोटे छोटे पॉइंट्स पर अटकते रहोगे बार बार। तो प्लीज रिवाइज दिस टुडे इटसेल्फ, ओके। चलो।